नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से लिए गए हैं, इसीलिए सेशन मंथ तक बने रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करके लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सूर्य की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों, ये सूर्य है, इसकी सबसे बाहरी परत को कोरोना, उसके बाद आती है क्रोमोस्फेयर और सबसे आंतरिक लेयर जो होती है दोस्तों उसे कहा जाता है फोटोस्फेयर। ठीक, तो आप इसको याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, यानी कि वीनस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों, वीनस को इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा वीनस, और इसको प्लेनेटरी ट्विंस यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है और इसका मास भी पृथ्वी के बराबर है। तो इसीलिए इसको प्लेनेटरी ट्विंस या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है। ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट था, तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ठीक, तो नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। ये 8th प्लेनेट है और इसकी जो दूरी है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा है, यानी कि सूर्य से बहुत दूर स्थित है, इसीलिए जो है ये बहुत ठंडा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द कोल्डेस्ट प्लेनेट इज नेपच्यून। तो आप हॉटेस्ट हो गया वीनस और कोल्डेस्ट कौन सा हो गया? नेपच्यून हो गया। ठीक, इन दोनों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स इज नोन एज। तो आपस में जुड़े द्वीप समूहों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे द्वीप समूह जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं उन्हें आर्कीपिलागो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। तो यूनिवर्स यानी कि पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, प्रीवियस ईयर के RPF के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को दोस्तों कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। द टाइम दैट लाइट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। तो प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसको सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है अप्रोक्सीमेट? तो उसको कम से कम 8 मिनट का समय लगता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.331 मिनट्स। कहीं कहीं पर एग्जाम में 8 मिनट भी आता है, तो आप 8 मिनट कर सकते हैं। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, Which of the following hill are found where the eastern घाट्स and western घाट्स meet? तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहाँ पर जो हिल्स प्रेजेंट है, यानी कि जो पहाड़ियाँ प्रेजेंट है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों नीलगिरी हिल्स। ठीक है, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो जो हिल्स वहाँ पर, जो पहाड़ियाँ वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन्हें कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हु इज द वेक्टर ऑफ काला आजार। काला आजार यानी कि दोस्तों ब्लैक फीवर। काला आजार को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। तो इस रोग का वाहक कौन है? तो काला आजार रोग का वाहक है सैंड फ्लाई, यानी कि सिकता मक्खी। ठीक है दोस्तों, और इसके पैरासाइट का नाम क्या है? लिस्मेनिया पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट दोस्तों? लिस्मेनिया पैरासाइट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हवाई जहाज के उपकरण ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो दोस्तों, जो एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं, यानी कि ये फ्लाइट रिकॉर्डर होते हैं। अगर ये फ्लाइट की पूरी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जो विमान होता है उसका ब्लैक बॉक्स चेक किया जाता है कि उससे पहले किसी भी एक्सीडेंट से पहले उस विमान में क्या एक्टिविटी रही थी।
इसे फ्लाइट रिकॉर्डर कहते हैं। तो इसका कलर क्या होता है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ब्लैक बॉक्स देखा तो उसको उसका रंग क्या लगा देते हैं? ब्लैक लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों जो ब्लैक बॉक्स होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो दोस्तों उबेर कप वीमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है बैडमिंटन की। किसकी है? बैडमिंटन की वीमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप को उबेर कप कहा जाता है। तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग गॉड द महाभारता ट्रांसलेट इनटू पर्शियन? तो महाभारत जो हमारा एपिक है, महाकाव्य है, महापुराण है, उसका फारसी में अनुवाद किया था फैजी और बदायूनी ने। दोस्तों अकबर के ऑर्डर पर फैजी और अल बदायूनी ने 1540 में 1540 ईस्वी में महाभारत का फारसी अनुवाद किया था और फारसी में इसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया था? रज़्मनामा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत को फारसी में क्या कहा जाता है? रज़्मनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? द वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो दोस्तों 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो मतदान की आयु थी वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको घटा के प्रेजेंट में कितनी है? 18 वर्ष कर दी गई। तो इस संशोधन को आप याद रखिएगा, 61st अमेंडमेंट। फिर है दोस्तों कन्नड़ लैंग्वेज वॉज द मदर टंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अंपायर? तो कन्नड़ भाषा निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की मातृभाषा थी? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश जो कि साउथ इंडिया का एक बहुत ही शक्तिशाली वंश था जिसने साउथ इंडिया पर 6th to 10th सेंचुरी में राज किया, उनकी जो मातृभाषा थी वो थी कन्नड़ लैंग्वेज। ठीक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दोस्तों दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग। ठीक है, और इसके अंतिम राजा थे इंदिरा सेकंड। ठीक है, तो इनकी राष्ट्रभाषा थी कन्नड़। फिर है स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। ठीक है, फिर है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? द आयरन पिलर ऑफ महरौली वॉज बिल्ट बाय? दोस्तों दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर एक आयरन पिलर है जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। ठीक है, उसमें जंग नहीं लगता है, वो एक मिक्स धातु से बनाया गया है। तो वो किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? तो वो गुप्त वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। कौन से शासक द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और इसका व्यास यानी कि डायमीटर है 16 इंच। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्तास के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।